एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइंस का जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? आपकी प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसके क्या होते हैं? इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और जो दोनों माध्यम होते हैं उनको अलग करने वाले पृष्ठ पर जो आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पे अभिलंब होता है, वो क्या होते हैं? एक ही, वो सभी क्या होते हैं? एक ही तरह में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तित कोण की जया का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी बोल सकते हैं, कहा भी जाता है। ठीक है, तो इसे हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए, क्या है इसे आप क्या मान सकते हैं? माध्यम एक और इसे माध्यम दो। ठीक है, तो यहां से जो किरण आएगी वो क्या किरण? इस किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ये यहां पर मिल रही है उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। इसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और ये जो प्रकाश आ रही है आपकी, ये जो आपकी प्रकाश आ रही है, इसे क्या बोलेंगे? आपतित अपवर्तित किरण। अभी किरण आपको सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। इसीलिए क्या होगा? अगर माध्यम एक, अगर ये विरल है और ये सघन है, तभी क्या होगा? ये जो आपकी किरण है ये सीधे यहां जाकर के हो जाएगी। विरल से अगर सघन में जाती है, विरल से अगर सघन में जाएगी तो क्या हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी, यानी अवलंब के पास झुक जाएगी, तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। अगर ये माध्यम सघन होता और ये क्या होता? विरल होता है, तो ये चीज क्या होता है? उल्टा हो जाएगा। ये सीधे में जाकर क्या अवलंब से दूर हट जाती, इस तरह से हो जाता। तो चलिए लिखते हैं, यदि आपतन कोण आई, मान लेते हैं कि यदि आपतन कोण आई है और अपवर्तित कोण आर है, तो दूसरे नियम के अनुसार ये क्या हो जाएगा? दूसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? आपतन कोण की जया साइन तथा अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या लिखेंगे? नियम, या स्थिर बोल सकते हैं। ठीक है, नियत या स्थिर नोट करके लिख लीजिएगा। इसे स्नेल का नियम, स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा जाता है, भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद तो देखते हैं। जो हमारा ये साइन आई अपान साइन आर बराबर स्थिर लिखा हुआ है, तो इसे हम हटा के क्या लिख सकते हैं? स्थिर को हम हटा के क्या लिख सकते हैं? साइन आई बटे साइन आर बराबर इसे यन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यन। ठीक है, एक नियतांक लगाएंगे जिसका नाम रखेंगे यन। तो यहां लिखेंगे, जहां यन बराबर क्या है आपका? अपवर्तनांक।
जहां n बराबर क्या है आपका अपवर्तनांक। तो एक शब्द आता है आपका अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक ऐसा बोल सकते हैं आप साइन आई। साइन आई क्या था आपका आपतन कोण, और साइन आर क्या था अपवर्तित कोण। तो इनका जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा आपका अपवर्तनांक कहलाएगा। इन्हीं का अनुपात क्या कहलाएगा अपवर्तनांक कहलाएगा। या दूसरे माध्यम से ऐसा समझ सकते हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपके पास दो माध्यम था, इसे माध्यम हमने क्या माना था 1 और इसे माध्यम 2, माध्यम 1 और ये माध्यम 2। तो अगर इसमें क्या होगा माध्यम 1 किरण जा रही है, प्रकाश की किरण जा रही है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देख लीजिएगा अगर लिखा हुआ है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में अपवर्तनांक बराबर किसके होगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात इसे n to n लिख सकते हैं, n to n, n to 1, मतलब माध्यम 2 का ऐसा बोल सकते माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, जो पीछे है उसके सापेक्ष होगा। अगर ये 1 लिखा है तो 2 का 1 के सापेक्ष, अगर 2 पीछे होता तो 1 का 2 के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 पहले है तो ये क्या होगा 2 का पहले के सापेक्ष, 2 का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक, 2 का पहले के सापेक्ष में अपवर्तनांक, इस तरह बोलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर किसके हो जाएगा माध्यम जो ये वाला रहेगा, ये पीछे वाला ऊपर हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इसे आप लिखेंगे तो क्या करेंगे b1 कर दीजिएगा, और यहां पे अपान क्या हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, चाल b2, इस तरह से कर सकते। अगर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल b1 है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल b2 हो जाएगी। तो यहां से क्या लिखेंगे आप n to 1 बराबर किसके हो जाएगा b1 अपान b2, इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या है हो गया ना क्लियर आपका। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा से वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से आप क्या लिखा हुआ है n12 लिखा हुआ है n12, तो इसका मतलब क्या होगा माध्यम, इसका मतलब क्या होगा पहले का दूसरे के सापेक्ष में अपवर्तनांक, पहले का दूसरे के सापेक्ष में अपवर्तनांक। तो आप क्या लिखेंगे माध्यम 2 में, ये पीछे वाला ऊपर रहेगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या लिखेंगे b2 बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल b1, इस तरह से। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आपका है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक को ऐसा बोल सकते हैं किसी माध्यम का निर्वात, किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसे किसी यन नियम द्वारा लिखा जाता है, इसे यन नियम द्वारा लिखा जाता है। तो लिखेंगे निर्वात में, यह नियम बराबर लिख सकते हैं निर्वात में, निर्वात में, निर्वात में या वायु में,
प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल को c से लिखा जाता है बटे अपान में लिख सकते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल को b से लिखा जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यह नियम बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं c/v। ठीक है, आपके पास कुछ अपवर्तनांक है दिया है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, वायु का अपवर्तनांक दिया है 1.003, बर्फ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.31, 1.31, जल का दे रखा है 1.33, अल्कोहल का दे रखा है 1.36, केरोसिन का दे रखा है 1.44। यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा, जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जो आपके पास अपवर्तनांक वाली लिस्ट दिख रही है, आपके स्क्रीन पे दिख रही है, उसे आप लिख लीजिएगा। तो इसके बाद आपके पास कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देखिएगा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रकाश है वो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। तो प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में जाती है, किस में जाती है, जल में जाती है। तो यानी विरल से किस में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। तो विरल में अगर विरल से सघन में जाएगी तो क्या है, वो अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखा है। तो आप इसी वाले फार्मूले पे लगा दीजिएगा, एनएम वाले से आ जाएगा। ठीक है, तो एनएम प्रकाश के अपवर्तनांक दे रखा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है प्रकाश की चाल कितनी है और निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखा है। तो चलिए ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन है, लगा लेते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, यह नियम बराबर क्या होता है c/v, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। एनएम आपका दे रखा है, एनएम क्या दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। एक 1.50 दे रखा है, कितना 1.50 दे रखा है। और c/v, c का मान भी दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखा है, कितना है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और v निकालना है आपको, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर यहाँ से निकाल लीजिए 3 × 10⁸ और यहाँ पे 1.50, इसका डबल कर देंगे 3 हो जाएगा आपका, इसका डबल कर देंगे, यहाँ से v बराबर क्या आएगा 2 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकेंड, ये आपका मीडियम में निकल जाएगा। ठीक है, ये माध्यम में निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, नोट आप एक बात और याद कर लीजिएगा, जैसे यदि प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, मतलब वो तिरछा ना होकर सीधी एकदम पड़ती है, तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर प्रकाश की किरण ये वाली इस तरह से है, ये आपका माध्यम 1 है एक, और ये माध्यम 2, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2। अगर प्रकाश की किरण माध्यम 1 में हो, ठीक है, चाहे इसे आप क्या कर दीजिए, माध्यम 1 है, या चाहे सघन हो, सघन से विरल में जा रहे हो या विरल से सघन में जा रहे हो, अगर ये एकदम लंबवत यानी सीधे पड़ रही है, क्या होता है लंबवत मतलब एकदम सीधे में इस तरह से अगर ये पड़ रही है तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, यही बात लिखा हुआ है, यदि प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब आता है आपका एक क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, इसे सी से लिखा जाता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण को हम सी से लिखेंगे, क्रांतिक कोण होता है सघन माध्यम में बना हुआ कोण। ये किसी में होना चाहिए सघन माध्यम, तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। कहने के मतलब